दोस्तों हल्दीराम भुजिया बेचने के छोटी सी शॉप से शुरू हुआ एक ऐसा बिजनेस है जो आज इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के 80 से भी ज्यादा देशों में अपने फूड प्रोडक्ट्स को सेल करता है। डोमिनोज और मैकडी जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी आज इंडिया में इनसे काफी पीछे हैं। अपने राजस्थानी जायके को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के पीछे कुछ गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों का सपना ही था, जिनकी छोटी छोटी कोशिशों ने आज $3 बिलियन का एक विशाल बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया है। हल्दीराम की कहानी में स्ट्रगल, अप्स एंड डाउन्स, फैमिली ड्रामा सब कुछ है, लेकिन कभी भी इन सब बातों का कंपनी के ग्रोथ पर असर नहीं दिखा और यही हमारी आज की वीडियो को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाता है। हम आगे वीडियो में जानेंगे कि हल्दीराम की इस सक्सेस के पीछे की कहानी क्या है और वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें अपनाकर आज हल्दीराम $1 बिलियन कंपनी बन चुका है। दोस्तों इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। गंगा बिशन अग्रवाल जिन्होंने हल्दीराम की नींव रखी, उनके ग्रैंडसन शिव किशन अग्रवाल और मनोहर लाल। शुरुआत होती है साल 1937 में जब गंगा बिशन अग्रवाल ने हल्दीराम कंपनी की शुरुआत की थी। दरअसल उनके पिता तनसुख दास की राजस्थान के बीकानेर में एक छोटी सी भुजिया की दुकान थी और उसी दुकान से उनके घर का खर्च चलता था। गंगा बिशन अग्रवाल को उनके घर वाले प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाते थे। बचपन से ही अपने पिता की मदद करने के लिए वह दुकान पर काफी समय दिया करते थे और खेलने कूदने की उम्र में भुजिया बनाने की रेसिपी को समझने की कोशिश करते थे। बीकानेर में उस समय भुजिया काफी पॉपुलर हुआ करता था और इसको बनाना भी मुश्किल नहीं था। हर गली मोहल्ले में बड़ी आसानी से ये मिल जाया करती थी और सबका टेस्ट भी लगभग एक जैसा ही होता था। इसलिए मार्केट में कंपटीशन क्वालिटी का नहीं बल्कि सिर्फ उसके प्राइस का था। गंगा बिशन अग्रवाल हमेशा से अपने पिता को भुजिया की रेसिपी में कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया करते थे और खुद भी नए नए इंग्रेडिएंट्स के साथ भुजिया पर एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। काफी चीजों को आजमाने के बाद आखिरकार वो एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में सफल हो गए जो उस समय मार्केट में किसी के पास मौजूद नहीं था। दोस्तों गंगा बिशन ने अपने पिता की भुजिया में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस किए जिससे उनकी तकदीर ही बदल गई। इसमें उन्होंने पहला बदलाव ये किया कि भुजिया को बेसन की जगह मोठ की दाल से बनाने लगे। ऐसा करने से न सिर्फ भुजिया का टेस्ट कई गुना बढ़ गया बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा क्रिस्पी भी हो गया, जो मार्केट में मौजूद भुजिया से पूरी तरह डिफरेंट था। इसके अलावा उन्होंने दूसरा चेंज ये किया कि मार्केट में जहाँ दूसरे लोग भुजिया को 2 पैसे पर किलो के भाव से बेच रहे थे, वहीं हल्दीराम ने इस भुजिया का प्राइस 5 पैसे पर किलो रखा। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी भुजिया को एक प्रीमियम कैटेगरी में रखकर सेल किया जाए ताकि लोग उनकी भुजिया को एक अलग स्टैंडर्ड से देखें और साथ ही साथ अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सके। और तीसरा सबसे जबरदस्त काम उन्होंने ये किया कि बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर अपनी उस भुजिया का नाम डूंगर सेव रख दिया। हालांकि उनकी भुजिया का बीकानेर के महाराजा से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था, फिर भी दोस्तों उनका नाम एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह साबित हुआ। लोगों के बीच में राजा डूंगर सिंह की काफी इज्जत थी और इस तरह गंगा बिशन जी के एक स्मार्ट मार्केटिंग की वजह से उनकी भुजिया को भी लोग एक प्रीमियम प्रोडक्ट मानने लगे। इसके बाद तनसुख दास ने अपने बेटे गंगा बिशन यानी कि हल्दीराम के नाम पर ही अपनी शॉप का नाम हल्दीराम भुजिया वाला रख दिया। हल्दीराम भुजिया बीकानेर में ऑलरेडी एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन चुकी थी। लोग 2 पैसे की जगह 5 पैसे पर किलो के भाव में भी बिना हेजिटेशन उनकी भुजिया खरीद रहे थे, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये धारणा बन गई थी कि 3 पैसे एक्स्ट्रा देकर वह एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इस तरह हल्दीराम जी का डूंगर सेव मार्केट में लॉन्च होते ही हिट हो गया और कुछ ही हफ्तों में उनकी सेल्स आसमान छूने लगी। हल्दीराम जी भुजिया जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट के लीडर बन गए और अपने दोनों बेटे मूलचंद और रामेश्वर लाल के साथ मिलकर बीकानेर के अलावा कोलकाता, नागपुर और नई दिल्ली में भी अपने ब्रांचेस शुरू कर दिए। लेकिन जब हल्दीराम जी की तीसरी पीढ़ी यानी कि ग्रैंड सन्स जब बड़े होने लगे तो और बिजनेस फैमिलीज की तरह उनके परिवार में भी विरासत को लेकर झगड़े शुरू हो गए। लेकिन हल्दीराम जी ने बड़े ही समझदारी से इन झगड़ों को भी सुलझा दिया और एक समझौते के अनुसार अपने दोनों बेटों और उनकी फैमिलीज को बिजनेस एरिया डिवाइड कर दिया। रामेश्वर लाल एंड फैमिली को केवल वेस्ट बंगाल में व्यापार करने की परमिशन मिली, जबकि नागपुर, दिल्ली और बीकानेर का बिजनेस मूलचंद अग्रवाल को सौंप दिया गया। लेकिन दोस्तों बंटवारे में एक भाई को सिर्फ वेस्ट बंगाल और दूसरे को बाकी बचा सारा बिजनेस देने के पीछे भी एक खास वजह थी। दरअसल वेस्ट बंगाल में हल्दीराम का बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल था, जबकि दिल्ली के चांदनी चौक में बना फैक्ट्री 1984 के सिख दंगों में जलकर खत्म हो चुका था और साथ ही दिल्ली में बीकानेर वाला और घंटे वाला जैसे मजबूत कॉम्पिटिटर पहले से ही मौजूद थे। दूसरी तरफ नागपुर में भुजिया कुछ खास फेमस नहीं था और हल्दीराम की मार्केट में कोई अच्छी पकड़ भी नहीं थी। मामला सुलझने के बाद पूरा अग्रवाल परिवार फिर से बिजनेस को आगे बढ़ाने में लग गया। और दोस्तों अब कहानी में एंट्री होती है दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर शिव किशन अग्रवाल जी की, जो इस कंपनी को ऐसे लेवल पर ले गए जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। शिव किशन जी ने अपना फैमिली बिजनेस तो 60s में ही ज्वाइन किया था, लेकिन टेरिटोरियल डिवीजन के बाद उन्होंने अपना फोकस नागपुर के बिजनेस पर किया, जिसको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें काफी स्ट्रगल भी करना पड़ा।
दरअसल उस समय सिर्फ नागपुर में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर भुजिया का कोई खास डिमांड नहीं था। ऐसे में शिवकिशन जी ने महाराष्ट्र के लोगों की फूड हैबिट जानने के लिए मार्केट रिसर्च का फैसला किया और उन्होंने नागपुर के पूरे मार्केट को खंगाल डाला। और कई महीनों के रिसर्च के बाद उन्हें इस मार्केट के अंदर दो बड़ी अपॉर्चुनिटीज नजर आई। इसमें सबसे पहली चीज उन्होंने ये नोटिस किया कि महाराष्ट्र के लोग उस समय ज्यादा तरह के स्नैक्स के बारे में नहीं जानते थे, और दूसरी चीज कि वहाँ स्वीट्स के नाम पर कुछ गिनी चुनी मिठाइयाँ ही मौजूद थी। यानी कि महाराष्ट्र के मार्केट में स्नैक्स की अलग अलग वेराइटीज और दूसरे रीजन्स की अलग अलग मिठाइयों को इंट्रोड्यूस करने का अच्छा स्कोप था। और दोस्तों यही सब सोचकर उन्होंने अपनी फेवरेट काजू कतली मिठाई को महाराष्ट्र के स्वीट मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब चूंकि महाराष्ट्र के लोगों के लिए काजू कतली एक बिल्कुल नई चीज थी, इसलिए शिवकिशन जी उस मिठाई का फ्री सैंपल्स बांटने लगे। उनकी शॉप पर जो भी कस्टमर आता था वे उसे अपनी काजू कतली जरूर टेस्ट कराते थे। इस तरह उनकी इस मार्केटिंग के चलते कुछ ही दिनों के अंदर काजू कतली पूरे नागपुर में फेमस हो गई और इस मिठाई का फ्लेवर नागपुर के लोगों को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते इसकी सेल आसमान छूने लगी। अब समय आ गया था कि काजू कतली के अलावा और भी स्वीट्स को मार्केट में उतारा जाए, और फिर उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को बीकानेर और कोलकाता की दूसरी फेमस मिठाइयों से भी इंट्रोड्यूस करा दिया। स्वीट्स के बाद अब बारी थी अपने स्नैक्स को भी मार्केट में उतारने की, लेकिन इसे भी सीधे कस्टमर्स के सामने नहीं परोसा गया। दरअसल उन्होंने देखा कि नागपुर के लोग साउथ इंडियन स्नैक्स जैसे इडली और डोसा को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए कस्टमर्स को अपनी शॉप पर केवल लाने के लिए उन्होंने खुद का एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट शुरू कर दिया। और जब बहुत सारे लोग उनके रेस्टोरेंट में आने लगे तो उन्होंने धीरे धीरे अपने मेन्यू में समोसा, कचौड़ी और छोले भटूरे जैसी चीजों को भी ऐड करना शुरू कर दिया। इस तरह शिवकिशन जी ने पहले लोगों का भरोसा जीता और फिर उन डिशेस को लोगों के सामने पेश किया जो महाराष्ट्र में किसी के पास नहीं थी। और इन जबरदस्त बिजनेस स्ट्रेटजीज और टेस्टी प्रोडक्ट के चलते अगले कुछ सालों में हल्दीराम की सेल्स कई गुना बढ़कर नई ऊंचाई पर पहुंच गई। दोस्तों अब इस बात में कोई शक नहीं है कि हल्दीराम को इस मुकाम तक पहुंचाने में शिवकिशन जी का योगदान काफी ज्यादा अहम रहा था। लेकिन अब हल्दीराम की सक्सेस जर्नी में तीसरे और सबसे अहम किरदार के बारे में जिक्र करना भी काफी जरूरी है, जो हल्दीराम को इस लेवल से भी ऊपर लेकर गए और इंडिया के अलावा दुनिया भर के देशों में इस ब्रांड को पॉपुलर बना दिए। वो शख्स थे मनोहर लाल अग्रवाल, जिन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में दो ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई थी जो हल्दीराम की स्टोरी में एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। दोस्तों ये अर्ली 90s का वो समय था जब कोई भी ब्रांड पैकेजिंग पर कोई खास ध्यान नहीं देता था। ऐसे में मनोहर लाल ने अपने ब्रांड को और भी ज्यादा फेमस बनाने के लिए हल्दीराम के ब्रांडिंग के साथ महंगी, कलरफुल और प्रीमियम पैकेजिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को ये महसूस हो कि वो मार्केट के एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। उनके ऐसा करने की वजह से लोगों के बीच न सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी, साथ ही हल्दीराम के लिए लोगों का ट्रस्ट पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। उन्होंने अपने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी काफी मजबूत किया ताकि उनके प्रोडक्ट्स लोगों तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा मनोहर लाल जी की दूसरी स्ट्रेटजी ये रही कि उन्होंने बड़े बड़े शहरों में हल्दीराम के स्टोर्स खोलने शुरू कर दिए, जिसके चलते सिर्फ कुछ ही सालों में हल्दीराम की सेल्स सैकड़ों गुना बढ़ गई। मूलचंद अग्रवाल एंड फैमिली के बढ़ते बिजनेस और कद को देखकर रामेश्वर लाल के फैमिली मेंबर्स ने 1991 में दिल्ली में भी अपना प्रोडक्ट हल्दीराम के नाम से लॉन्च कर दिया, जिसकी उन्हें परमिशन नहीं थी, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से वह सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही हल्दीराम के नाम से बिजनेस कर सकते थे। मामला कोर्ट तक गया और 15 साल की लड़ाई के बाद साल 2013 में दिल्ली के हल्दीराम को यानी कि मनोहर लाल अग्रवाल को ही हल्दीराम भुजिया वाला का सोल ओनर घोषित किया गया। दोस्तों भुजिया से शुरुआत करके इस ब्रांड ने मिठाई और नमकीन की ढेरों वेराइटीज मार्केट में उतारकर सबको चौंका दिया था, और वक्त के साथ अपने आप में भी तेजी से बदलाव लाते हुए उनकी लिस्ट में अब स्वीट्स और नमकीन के अलावा आइसक्रीम, डेयरी प्रोडक्ट्स, कुकीज और फ्रोजन मील्स भी शामिल है, जिनका जायका आज देश के कई शहरों में खुले हल्दीराम के रेस्टोरेंट्स में भी लिया जा सकता है। अग्रवाल परिवार ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेंच बेकरी चेन कैफे ब्रियोश डोरी के साथ मिलकर काम करने का एग्रीमेंट भी साइन किया है। हल्दीराम की 3 पीढ़ियों ने अपनी मेहनत और लगन से जिस तरह एक मामूली से भुजिया के व्यापार को $3 बिलियन इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बना दिया, वो वाकई में हैरान करने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।